आज की हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हम लिखेंगे डाल्टन कमल लेबोजियर, ब्रैकेट में लिखना है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड another scientist formulate formulate certain law certain law concerning concerning the composition of matter concerning the composition of matter and and chemical reaction chemical reaction. This law are known as chemical लिखा लोगों ने composition chemical composition और combination इसके अंदर फर्स्ट लॉ हमारा है, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ब्रैकेट में इसके साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूँ, जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी होगी हम लोग साथ साथ उसको भी देख लिया करेंगे। जैसे इसकी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, उसका नाम है लेबोजियर। ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में है और मेडिकल एग्जामिनेशन में आता है। ये टॉपिक अब जेई में नहीं आता है, पहले ये आता था लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है इसलिए नहीं आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखेंगे। इसमें किसने इसकी डिस्कवरी करी है? लेबोजियर ने। इसमें लिखेंगे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड or nor destroyed in any chemical reaction that is ऐसे लिखते हैं small I that is total mass in any chemical reaction is always conserved मैं जरा लिखूंगा, अब स्क्रीन पे देखें। is always conserved, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। आपका शायद अभी 10th पास करके आए हैं, आपको टीचर ने सब पढ़ाया होगा अच्छे से, अगर जियोग्राफी जो पढ़ाता होगा कि सन ये है। मैंने एक एग्जांपल ऐसा रखा है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि ये कैसे होता है फंक्शन, लेकिन अभी मैं जरा यहाँ समझा रहा हूँ। और ये अर्थ है, काफी मैं आगे समझाऊंगा ये सब अर्थ ऐसे क्यों है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सन और अर्थ में ऐसे क्या है, इसके बीच में जैसे वैक्यूम रहता है तो वैक्यूम क्यों है इसके बीच में। ये सब चीजें मैं धीरे धीरे क्लासों में ड्यूरिंग लेक्चर बोल दूंगा। वैसे ही सारा टॉपिक जियोग्राफी का है। सन क्या करता है, इधर से जो भी लाइटें ऐसे इसको पास करता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज वेव, SRW इसको बोलते हैं। और जो अर्थ है हमारा, इसको बड़े रेंज में जो भेजता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज वेव्स, इसका नाम है। तो जितना ये एनर्जी इधर से इसको प्रोवाइड करता है सन, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, अलग अलग नाम है इसका। सिमिलर अर्थ भी रिफ्लेक्ट करके वापस इवनिंग में सन को उतनी एनर्जी रिटर्न करता है। कैसे करता है, कितना करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लास जब आगे बढ़ेंगी तो इसी बीच में मैं, अब हमारे कोर्स में तो है नहीं लेकिन मैं बात करते करते आपको चैप्टर में समझा दूंगा कि ये लाइन ऐसा है और ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है, तो अब देख लेना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ने अपनी एनर्जी को क्या कर रखा है, एनर्जी ऑफ सन इक्वल टू एनर्जी ऑफ अर्थ रख रखा है, यानी एनर्जी अपना दोनों ने बराबर कर रखा है। इसी तरीके से मास भी दोनों बराबर है। इसका एग्जाम्पल अगर हम चेक करना चाहें तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखेंगे, H2 + O2 gives to H2O। आपके जो लेक्चर छूट गए होंगे गुरचरण या इंटरनेट इस पे जो भी रहा उसको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप देख लेना। 2H2 + O2 gives to H2O। अगर मैं बिफोर रिएक्शन के बारे में बात करूं, जिसके बारे में हम ऐसे लिख देते हैं BR, यानी बिफोर रिएक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बिफोर रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो इसका जो मोलर रेशियो है 2 है, यानी 2 मोल है, और इसका रेशियो जो है 1 है। ये जो आगे लगे हुए इनको कोफिशिएंट या मोल बोलते हैं। जरा मैं इधर थोड़ा रफ है, ये जो आगे लिखा हुआ रहता है इसको मोल या कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं या मोल बोलते हैं। और जो पीछे लगा हुआ है इसको मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात कर रखा कि एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनेगा, तो 2:1 का रेशियो है।
और चूंकि बिफोर रिएक्शन है तो इधर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, इधर में प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रिएक्शन, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा आफ्टर रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे अब खत्म हो गया, ये दोनों कंज्यूम हो गए होंगे। कैसे होंगे ये नहीं होंगे धीरे धीरे कोर्स में आएगा, लेकिन अभी कंज्यूम हो गए मतलब खत्म हो गए होंगे। और इधर कितना हो गया होगा, 2 मोल बन गया होगा, जो ये 2 है, बेसिकली ये 2 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको 1 लेना है, और ये 2 था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर मैं दोनों के मास को कंपेयर करूँ, यानी यहाँ पे लिखता हूँ मास, यहाँ पे लिखा हुआ मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। तो अगर मैं दोनों को जरा देखूंगा मास कंपेयर करके, तो हाइड्रोजन के बारे में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का पहले 2 का मल्टीप्लाई है और 1 इंटू 2 लिखूंगा। हाइड्रोजन का मास ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं तो 2, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 और लिखूंगा प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है केवल 2 है, और कितना ऑक्सीजन का मास होता है 16, इक्वल टू, मैं इधर जब आऊंगा तो लिखूंगा 2 का मल्टीप्लाई, अंदर में आके लिखूंगा हाइड्रोजन का 1 मास और 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है इसमें 16 मास। इसको जब सम करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे 32, और इसको भी सम करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे 32, दोनों के मास हमें दिखाई दे रहे हैं कि दोनों के मास कैसे हैं इसमें बराबर। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो कि इसका मतलब ये लॉ प्रूफ हो पा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कॉपी कर लेंगे जरा इसे जल्दी से, कॉपी कर लेंगे इसे जल्दी से। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ हमारा है, हो गया। गुरचरण लिख लिया आपने, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड लॉ हमारा है, इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑब्लिक डेफिनिट प्रोपोर्शन, या डेफिनिट प्रोपोर्शन लिखा हुआ होगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसका जो डिस्कवरी जिसने करा उसका नाम है जोसेफ प्राउस्ट नाम है, लेकिन हम केवल प्राउस्ट लिखा करेंगे। ये में लिखना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट के नाम मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि एक बार 2 बार मेडिकल में आया हुआ है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी है, इसलिए जरा उसको देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, मेडिकल में आते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन लिखा है, इसमें लिखना है अ गिवन कंपाउंड, इसमें थोड़ा लिखेंगे अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन exactly the same always contain exactly the same proportion of its of its elements of its by weight elements by weight irrespective of their source irrespective of their source irrespective of their source method of preparation method of preparation मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ फिर आपको बोलूंगा लिखना, आप पहले देखो यहाँ पे। आपको तो पता है कि वाटर का फॉर्मूला ऐसा होता है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। आप वाटर का कहीं का भी वाटर ले लो, इस पृथ्वी पे इस अर्थ पे कोई भी वाटर ले लो, जैसे सी वाटर, जैसे घर में टैप वाटर, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे रिवर वाटर, लिखा हुआ है रिवर वाटर। लैब में आपने बनाया है तो लेबोरेटरी का वाटर, लैब वाटर आप ले लो। इसके बाद आपके गांव में आसपास में अगर तालाब हो तो उसका ले लो पॉन्ड वाटर, ठीक है। कई बुक्स में पॉन्ड की स्पेलिंग ऐसी लिखी हुई देख लेना, पॉन्ड वाटर। इनमें से आप किसी भी वाटर को ले लोगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। इसका मतलब इस रूल में बस इतना लिखा हुआ है कि जो भी कंपाउंड अगर आप लेते हैं तो किसी 2 कंपाउंड का
जो मास कह लो या दोनों का जो मोल कह लो वो हमेशा फिक्स होगा, नाम से पता चल रहा है डेफिनेट रेशियो में होगा। जैसे हमने वाटर के लिया है, वाटर इस पूरे होल अर्थ पे कहीं का भी हम कंसीडर करेंगे उसका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। तो इसको जरा हम लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल आपको लिखना है इन वाटर, ऐसे लिखना इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लिखना इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in 2:1 molar ratio, combine in 2:1, 2:1 ऐसे लिखते हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे, 2:1 molar ratio, and this ratio and this ratio remain constant, and this ratio remain constant whether it is tap water, TAP, whether it is tap water, sea water, tap water, sea water, or it is produced by any chemical reaction, or it is produced by any chemical reaction, any chemical reaction। प्रीवियस ईयर्स नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। नीट मतलब पहले एम्स हुआ करता था, आप जानते होंगे। आजकल जो नीट बना हुआ है, कभी आगे मैं एक दिन आपको समझाऊंगा, काउंसलिंग के लिए भी आपका लेवल छोटा है, जब थोड़ा 5-6 महीना पढ़ा लूंगा तो बताऊंगा कि नीट और जेईई में डिफरेंस क्या है, इनकी काउंसलिंग कैसी होती है। एक काउंसलिंग का नाम है जोसा काउंसलिंग, इंडिया में नीट के कॉलेजेस कितने हैं, सीटें कितनी हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब एक दिन में सारी बातें तो कर नहीं सकते ना यार। और गवर्नमेंट ने कितने नीट में सीटें बढ़ाई हैं। उसके बाद एक एग्जाम होता है, जो बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे कनाडा अगर चले गए, अमेरिका चले गए, चाइना चले गए, एग्जाम देने जब चले जाते हैं ये वापस इंडिया में आते हैं, तो इनका एक और एग्जाम होता है। इस एग्जाम में क्या क्या है क्या नहीं है, ये हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम बात करेंगे, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो नीट पहले हुआ करता था, नीट का नाम जो नीट है उसका पहले नाम हुआ करता था CPMT, या कई बुक्स में इसका नाम PMT हुआ करता था, ये दोनों एक ही है। इसको आजकल नीट मान लिए हैं। दूसरा एक और एग्जाम था, उसका नाम था एम्स, और एक और एग्जाम था जीपीमर, ये पहले अलग हुआ करता था। जीपीमर इस तरीके का नाम है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने इन दोनों को भी कंबाइन करके इसमें डाल दिया, इन दोनों को कंबाइन करके डाल दिया। जीपीमर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक एम्स है। इसी तरीके से एक और होता था AFMC, AFMC का मतलब हो गया आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स या आर्मी वालों का होता था। आर्मी के जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, नर्स वगैरह होते हैं, वो FMC से भर्ती होते थे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने सबको नीट से कर दिया, सबको नीट से कर दिया। तो नीट में पहले एम्स था, और एम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लिखेंगे थोड़ा क्वेश्चन। 1.8 ग्राम लिखना है, 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल, ऑफ अ सर्टेन मेटल, 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल, आप लोगों ने बर्न BURNT लिखना, ठीक है, BURNT बर्न, क्या लिखना है, BURNT ऐसे लिखना। बर्न इन O2, burn in O2 oxygen, burn in O2, giving 3 gram of its oxide, giving 3 gram of its oxide, 3 gram of its oxide, full stop पे लिखना। 1.5 gram, 1.5 gram of the same metal, 1.5 gram of the same metal is heated with steam, is heated with steam, giving 2.5 gram, giving 2.5 gram of its oxide, of its oxide, so that this result, so that this result illustrate, so that this result, इसका लिखना है illustrate, ऐसे लिखते हैं, illustrate the law of constant proportion, illustrate the law of constant proportion, illustrate the law of constant proportion। यहाँ करता हूँ, स्क्रीन पे देखेंगे कैसे होता है। क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिखाना है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बस इतना मतलब है कि अगर ये वाटर यहाँ से निकला, इसका रेशियो ऐसा हमें दिखाई देगा, कैसा है वाटर में H और O का रेशियो 2:1 ही है।
यानी पूरे वर्ल्ड का वाटर का रेशियो ऐसा होगा, इसका मतलब इन दोनों में किसी एलिमेंट का रेशियो और कॉमन आ जाएगा तो हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिफाइन हो रहा है। कोई दो एलिमेंट मतलब कौन कौन आना चाहिए, एक मेटल और एक ऑक्सीजन, वहां पे लिखा हुआ है मेटल और ऑक्सीजन। मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो अगर कॉमन आ जाता है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में जो जो लाइन लिखी हुई है इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऐसे लिखेंगे। जरा देखो, रिएक्शन करने के बाद ये बना रहे हैं M2N, कैसे पता चला ये बना रहा है, आपको तो थोड़ा इधर देखो, रफ में लिख रहा हूँ नीचे, आपको तो पता है कि कंपाउंड का नाम है Al2O3 जो Al प्लस O2 से रिएक्ट करके बनता है। इस बात को देखिए पता चल रहा है कि इस Al पे 3 चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 चार्ज है। सभी बच्चे जरा यहाँ देखें, Al पे 3 चार्ज होता है, कैसे होता है, हम क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो और हमें समझ में आएगा, अभी हम चूंकि थोड़ा मान के चलेंगे। और -2 यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज को अपनी मर्जी से x लेते हैं और इस चार्ज को y लेते हैं, हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाते हैं। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देख लो Al के पास y आ गया होगा तो 2 आ गया, और O के पास 3 चला गया होगा। सर ये 2 क्या है, सर ये 2 क्या है, ये बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा है, ये कुछ नहीं, ऐसे ही बस फालतू है। क्यों ऐसा फालतू है, क्योंकि ऑक्सीजन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तू एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तू मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए नाम होगा इसका, आपको याद होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। पिछले क्लास में हमने मॉलिकुलैरिटी, मॉलिक्यूल और एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन के बारे में क्वेश्चन में थोड़ा लिखा हुआ है 1.8 ग्राम मेटल, जरा यहाँ देख कितना लिखा हुआ है 1.8 ग्राम मेटल, जो रिएक्ट करने के बाद बना रहा है 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। क्या बना रहा है, 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो जो लाइन लिखा हुआ हमने लिख दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ देखें, अगर मैं वेट ऑफ O2 के बारे में बात करूँ, ये सब तो रफ है, आप जानते हैं ये सब रफ है। अगर मैं वेट ऑफ O2 के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेट ऑफ O2 3.0 ग्राम माइनस 1.8 ग्राम, 3.0 ग्राम माइनस 8 पॉइंट, हमने यहाँ पे लिखा है माइनस 1.8 ग्राम। अगर इसको हम इस तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1.2 ग्राम। ये किसका हमारा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन है। अगर मैं मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, जरा सा देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा तो कैसे होगा, मेटल का रेशियो 1.8 और नीचे कितना लिखूंगा 1.2। ये 1.8 1.2 हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरा लाइन लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम को हम लोग बोलते हैं वाटर, आप जानते हैं स्टीम क्या होता है, वाटर होता है। जब ये भी रिएक्ट किया होगा तो यहाँ बनेगा M2N प्लस यहाँ से NH2 गैस यहाँ से बाहर निकल गया होगा। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है 1.5 ग्राम, तो इस मेटल का हम कितना लिखेंगे 1.5 ग्राम। और ये जो ऑक्साइड इस बार बना रहे हैं, इस ऑक्साइड की वैल्यू है 2.5 ग्राम। ये कितना है 2.5 ग्राम। मैं क्या करूंगा, इसमें भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा, तो पहले मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेता हूँ। अगर मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन देखूंगा तो 2.5 माइनस 1.5 आएगा, डेट इज 1 ग्राम आएगा। अगर यहाँ से मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो देखूंगा तो यहाँ आएगा 1.5 और नीचे कितना आएगा 1, तो हमें दिखाई दिया ये 1.5 आया। ऊपर का भी रेशियो जरा देखें, यहाँ पे ऊपर का भी रेशियो अगर 1.5 आएगा तो हम बोलेंगे कि मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दोनों का दोनों 1.5 है, इसका मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब कैसा हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो जरा यस रिप्लाई करेंगे जल्दी से। यस सर। गुरचरण, यस सर। ठीक है। दीपक, यस सर। कॉपी करेंगे इसे। मैंने ग्रुप में नोट शेयर कर दिया है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना। सबसे अच्छा स्टडी पैकेज पैन इंडिया में उसी का है, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप एलन वलन जिसका बोलोगे मैं वो भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं सारे। लेकिन इस कोचिंग का सबसे अच्छा मटेरियल है, आप देखोगे तो पूरा सीक्वेंस में, पहले थ्योरी फिर एग्जाम्पल, फिर उसमें न्यूमेरिकल्स, फिर थ्योरी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल, फिर हर तरीके का क्वेश्चन है, लास्ट में पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो मुझे स्टैंडर्ड लगा, मुझे 10-12 साल पढ़ाते हुए हो गए, उसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा तो मैंने आपको प्रोवाइड किया। बाकी आपकी मर्जी। सबसे गंदा पैकेज है आकाश का, वो रेडीमेड है, इसका मतलब वो परचेस करके बनाते हैं, खरीदे खरीदा मार्केट से ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसकी जो डिस्कवरी करी है जॉन डॉल्टन ने करी है, तो हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसका नाम है जॉन डॉल्टन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसकी डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने करी है। आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार मैं जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अगर आपने ना लिखा हो तो। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखना है आपको, when one element combine with other element, when one element combine with other element to form 1 comma 2 to form 1 comma 2 or more different compounds, 1 comma 2 or more different compounds, then mass of one element, which combine with a constant mass, which combine with a constant mass of other element will bear 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 का मतलब होता है कैरी करना, ठीक है, अपने ऊपर रखना। will bear a simple ratio, will bear या will carry a simple ratio to one another, will bear a simple ratio to one another, full stop। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, simple ratio means ratio between a small natural number, such as 1:1, 1:2, 1:3, ऐसा लिखना है, 1:1, 1:3, 2:3, etc. 2:3, etc. And later on, this sample ratio becomes the valency of the element, मैं जरा इधर समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, दो एलिमेंट, पहले आसान एग्जांपल देखते हैं, फिर जो हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन उसे देखेंगे। दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिक्स हुए। अब मिक्स होने के बाद इन्होंने दो ऑक्साइड बनाया। एक ऑक्साइड का नाम है CO, सॉरी, एक ऑक्साइड का नाम है CO, एक ऑक्साइड का नाम है CO और दूसरी ऑक्साइड का नाम है CO2। अगर मैं इसका बात करूंगा, इस पूरे कंपाउंड की बात करूंगा, तो यहाँ पे रेशियो में दिखाई दे रहा है 12:16, जरा सभी बच्चे देख लें। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 12:30। दोनों कंपाउंड को लेके मैं बात करूं, ये दोनों क्या है, इसका वेट रेशियो, दोनों कैसा है, वेट रेशियो। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम जरा छोड़ देंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लें मेरे बात। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे। दोनों में कार्बन कॉमन है, तो कार्बन की वैल्यू दोनों में 12 और 12 है, उसको छोड़ देंगे। रेसिडुअल अमाउंट को लेंगे, तो हम किसको लेंगे, O2 का वेट रेशियो लेंगे। O2 का क्या लेंगे, वेट रेशियो लेंगे। जब हम O2 का वेट रेशियो लेंगे तो हमें दिखाई देगा दोनों में 1:2 है। कैसे, यहाँ पे 1:2 है। इसका मतलब जरा से देखो, नाम पे लिखा हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी रेशियो की वैल्यू आएगी वो मल्टीपल में आएगी। मल्टीपल मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आएगा, एक नेचुरल नंबर में आएगा, एक होल रेशियो में आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें ऑक्सीजन का जो 1:2 निकला हुआ है, ये ऑक्सीजन की बेसिकली वैलेंसी है। पहले वाले में ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है और दूसरे वाले में 2 है। ये 1-2 कैसे हुआ होगा, क्योंकि हमने बैलेंस किया होगा। बैलेंस किया हुआ तो कार्बन की वैल्यू में दिखाई दे रहा है वहां पे एक है, और ऑक्सीजन को हमने एक लेके बैलेंस किया। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल है, जरा देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें एक लिखा हुआ है SO2 और एक लिखा हुआ है SO3। एग्जांपल नंबर 2 जरा सा इधर मैं लिखता हूँ, सल्फर एंड ऑक्सीजन, जिसमें एक एग्जांपल है SO2 और एक एग्जांपल है SO3। अगर मैं SO2 के बारे में बात करूंगा, जरा वेट रेशियो देखें, 30:30 और यहाँ पे 30:48। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये वेट का मतलब एटॉमिक मास है,
दोनों में चूंकि सल्फर कॉमन है तो छोड़ देंगे, और इस बार भी हम किसको देखेंगे, वेट ऑफ हम किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो मेजर वेट रेशियो दिखाई दे रहा है 30:48 है, जिसको हम जब ध्यान से देखेंगे 2:3 वेट रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, 2:3 वेट रेशियो मिलेगा। जरा कॉपी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 इसका थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखेंगे याद रखें। जब मैं कहीं हिंदी में लिखूंगा याद रखें, तो उस पर भी आपको लिखना है याद रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से मैं बोलूंगा, आप समझ लें। आप अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको 2-3 क्लासों में समझ में आ गया होगा मेरे बारे में, या और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पिछले 10 सालों में वहीं से क्वेश्चन आता है जहां से मैं बोलता हूँ। आप इसी बार अगर किसी बच्चे को 12th में जानते हो, जैसे एक लड़की का नाम बता रहा हूँ, आर्ची वालिया नाम है, अगर उसको आप जानते होंगे तो पता करवाइएगा स्कूल में उसको कभी बुलवा के। 22 क्वेश्चन क्लासरूम नोट से जेई में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जहां हम लिखेंगे याद रखें, उसको बिल्कुल याद रखना है। जरा देखो ये याद रखने में अब क्या है, थोड़ा जरा जरा समझा के लाता हूं। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके मैं बात करना है। जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगी, तो जरा प्लीज यहाँ देखो, ये ऑक्साइड बनाएगा। जरा मैं प्लीज यहाँ जरा लिख रहा हूँ, थोड़ा देखो। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे पता नहीं है किसके साथ, क्यों हमने नहीं पता है। हो सकता है मेटल भी हो सकता है कि नॉन मेटल हो। मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो भी हम मेटल नॉन मेटल भी अच्छे से जानते नहीं है। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड भी क्या होता है, हम जानते नहीं है। तो केवल हमने यहाँ पे मतलब वैकेंट छोड़ दिया है। हम वैकेंट की जगह पे चलो एक्स लिख लेते हैं, X+O2 गिव्स ऑक्साइड। जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये 5 ऑक्साइड बनाता है। जरा प्लीज यहाँ स्क्रीन पे देखो, 5 ऑक्साइड बनाएगा। प्रीवियस जेई मेंस में और मेडिकल में ये 5 ऑक्साइड के नाम पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम इन 5 ऑक्साइड के बारे में जरा देखेंगे। इससे पहला ऑक्साइड का नाम है N2O। जरा प्लीज यहाँ देखना, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे N2O पहले हमने लिखा है, इसका नाम है, इसका नाम थोड़ा और चेंज करके थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा जो है NO, मैं इधर एक बार लिखूंगा, अभी थोड़ा देखते चलो। अब दूसरे का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं बताऊंगा ये सब कैसे पता चला, शॉर्टकट भी आपको साइड साइड में लिखूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तीसरा है N2O3, जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फोर्थ हमारा है N2O4, जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और 5 है N2O5। इनका क्या स्ट्रक्चर होगा अभी हमारे कोर्स में नहीं आया है, तो हम जब स्ट्रक्चर आएगा तो देखेंगे। ये लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब मैं आऊंगा तो इसका रेशियो लिखूंगा, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। तो N2O 5 ऑक्साइड लिखूंगा, फिर दूसरा है NO, थर्ड है N2O3, फिर यहाँ लिखा हुआ है N2O4, और यहाँ लिखा हुआ है N2O5। ये थोड़ा मैंने हिंट में आपको लिखा ताकि आप याद रखें। देखिए अब क्या प्रॉब्लम है। एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना है। एज ए स्टूडेंट मैं सोचूंगा कि NO जो बीच में लिखा हुआ है उसको आगे होना चाहिए, क्योंकि NO की वैल्यू कम लिखी हुई है। मैं आपको बताऊं, ये जो NO होता है, ये जो NO है, ये हमेशा कभी भी, यहाँ लिख रहा हूँ, ये NO कभी भी NO में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ऐसे एग्जिस्ट ये नहीं करता है, ये NO हमेशा डाइमर में एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब ये होता है केमिस्ट्री में कि अपने आप ये मॉलिक्यूल दो हो जाएगा। अपने आप ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, दो हो जाएगा, ऐसा एग्जिस्ट करता है। कायदे से जो NO है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन NO नाम का कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। NO जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में। डाइमर मतलब दो का मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो कई बुक्स में NO2NO लिखा होगा, और कई बुक्स में इसका नाम N2O2 लिखा होगा। कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है, N2O2 लिखा हुआ। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में या हमारे कोर्स में NCERT में N2O2 नहीं लिखा होगा, या 2NO भी लिखा हुआ नहीं होगा। वहां पे केवल एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, NO। लेकिन हमें मान के चलना है कि इनबिल्ट पहले से वो है 2NO या N2O2। दोबारा एक बार पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुने। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, उन 5 ऑक्साइड का नेचर क्या है, डजंट मैटर। इन पांचों के ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। फिर जो NO नाम का एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, कंपाउंड जो दिखाई दे रहा है, कायदे से बहुत आगे होना चाहिए, लेकिन वो सेंटर में लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर में ही होता है। NO एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी कहीं NO लिखा होगा, अपनी मर्जी से बच्चे को मान के चलना है कि NO में 2 का मल्टीप्लाई है।
या तो N2O2 लिख लो या 2NO लिख लो। ओके, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तुम्हें अपनी मर्जी से, मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 2NO लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, ये अपनी मर्जी से मान के चलना है। तो जब मैं यहाँ पे इसका मास कंपेयर करूंगा तो जरा देखो यहाँ पे 28:16, आपको पता है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 28:32, आप ये वाला लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपको अपने दिमाग में ये मान के चलना है, लेकिन लिखा हुआ ये रहेगा। फिर जब इधर आएंगे तो 28:48, फिर यहाँ लिखूंगा 28 यहाँ पे जरा देखिए 48 का 64, फिर यहाँ लिखा हुआ 28:45। मैं एक बार बताऊंगा, जिसका हैंड रेज है मैं एक बार अभी बोलूंगा, पहले एक बार मुझे बोलने दिया जाए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, एक बार मुझे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने दिया जाए, फिर आप बोलेंगे। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, पांचों में जो सेकंड ऑक्साइड है उसका नाम नाइट्रिक है। अब नाइट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी बस हमने ये बोला है कि जो ये नाइट्रिक बेसिकली ऑक्साइड है, एसिड अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये भी ऑक्साइड है अभी फिलहाल के लिए। और ये जो NO लिखा हुआ है, ये NO डाइमर में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर का मतलब 2 फॉर्म में, यानी अपने आप 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहीं NO लिखा होगा तो आपको मान के चलना है 2 लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा होगा NO, लेकिन आपको मान के चलना है 2 है। जेईई के क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा NO, लेकिन आपको 2 को मान के अपनी मर्जी से चलना है। जब 2 का मान के चलेंगे तो सबका मास का रेशियो ऐसा आएगा, और सभी में नाइट्रोजन कॉमन होगा, और नाइट्रोजन को जब हटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन का रेशियो 1:2, 2:3, 3:4 और 4:5 दिखाई देगा। ये इस तरीके का दिखाई देगा। जी पुनीत, अब बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है। सर हो गया क्लियर। हाँ, ये जरा कॉपी कर लेंगे। आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कि वही क्वेश्चन हो जो आपके मन में चल रहा हो, तो एक बार पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर मैं आपको जरा समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर होगा। कॉपी कर लेंगे इसे जरा, फिर मैं आपको एक थोड़ा ये नाइट्रिक और नाइट्रस भी जरा एक बार आपको समझाना चाहता हूँ, फिर पूरी बात आपको क्लियर होगी। हो गया? एक्स एक वेरिएबल है, एक्स का नाम पता नहीं आपको? सर ये जो O5 लिखा है आपने, हम्म, उसका 90 नहीं आएगा? किसका 90 यार? सर ऑक्सीजन N2O5 में। N2O5 में? अच्छा, ये तो एक्चुअली ये ये 80 है, सॉरी ये 80 है, सॉरी ये 80 है, 90 नहीं होगा, ये 80। ये मैं थोड़ा गलती लिख दिया, ये 80 है, 45 मैंने गलती से लिख दिया था, 80 है। 16 × 5 80 होता है। हो गया? कर लिया आप लोगों ने कॉपी? यस सर। ठीक है, गुरचरण हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, मतलब अगला लॉ है, उसका नाम है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ, ये थोड़ा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, जिसको जो बुक्स में लिखा हुआ वही वर्डिंग लिख देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लिखा होगा, ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वैसे इसका नाम गैलुसैक लॉ ही है, ये कंबाइनिंग वॉल्यूम ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा रहता है एनसीईआरटी। गैलुसैक लॉ अभी तो केवल हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो लेकिन गैलुसैक लॉ का एप्लीकेशन यानी ये रूल क्या करता है अभी हम जानते नहीं। मैं एक बार जरा इधर समझाता हूँ। हम अभी ये 4 वर्ड है, आप जानते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, जरा यहाँ देखो, एक मैटर का स्टेट है जिसका नाम है गैस, और एक का नाम है प्लाज्मा, ऐसा नाम है प्लाज्मा, और ये मैटर है। अभी हम ना ये जानते हैं, ना ये जानते हैं, ना ये जानते हैं, बस अभी हम डेफिनेशन जानते हैं, सॉलिड है, डेफिनेट मास, डेफिनेट ये वगैरह वगैरह सब चीजें फालतू जानते हैं जो कोई काम का नहीं है। हम सॉलिड के बारे में जानेंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल 2 कंबाइन होगा, जैसे हमें आगे पढ़ना है धीरे धीरे क्लासों में, सॉलिड, ये 3 सॉलिड मॉलिक्यूल हैं। तो सॉलिड मॉलिक्यूल में जो छोटा सा एक गैप बनता है, इस गैप का नाम जैसे वॉइड है, तो कितना छोटा अंदर एक सर्कल लाके फिट करेंगे। या हम पढ़ेंगे कि जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में टोटल ब्रिक्स कितने लगे हुए होंगे, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसी तरीके से डिओड्रेंट कैसे काम करता है,
इसके बाद जैसे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस में हम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना होता है -273 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये हम धीरे धीरे कमिंग क्लासों में जब जब आगे आएगा धीरे धीरे कोर्स तो हम पढ़ेंगे। तो गैलोसैक लॉ, गैसेस लॉ में हमें समझ में आएगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या डिओड्रेंट कैसे काम करता है। डिओड्रेंट के अलावा घर में जब हम चाय वाय पीते हैं तो उसके ऊपर कोस्टर रख देते हैं, कोस्टर को बाहर निकालते हैं और उस पे उंगली प्रेस करते हैं, यानी उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लगाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, तो धीरे धीरे बबल फॉर्म होने लगता है। तो बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो अभी बस हम क्या करेंगे, लॉ को केवल लिख लेंगे। तो गैलोसैक लॉ में लिखना है, गैसेस कंबाइन, लिखेंगे इसमें गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, in the simple ratio of their volume, gases combine in the simple ratio of their volume, provided all measurement should be made at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature, ब्रैकेट में लिख देना, कहीं साइड वाइड में, मतलब इस कुछ डिफरेंट कलर वलर से लिख देना, ठीक है। लिख देना रेफर टू गैसियस स्टेट, कहीं दूसरे कलर की पेन से लिख देना, मतलब मैं जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा। और ऐसा मैंने इसलिए लिखवाया है कि जब आप इसको रिवाइज कभी करोगे तब आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर का कहीं और लेना देना है। इसके बाद थोड़ा एक दो और लॉ है, उसको भी जरा देख लेते हैं। एक लॉ का नाम है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इसका नाम लिखा होगा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये लिखना है। इसमें लिखना है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, contain equal number of moles, under the similar condition of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of moles under the similar condition of pressure and temperature। ये लाइन लिखना है आपको वहां पे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, एन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है मूल, यहाँ जरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस बात को जरा कॉपी करना है, स्क्रीन पे जरा ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है। इसके बाद दो तीन टॉपिक है, जरा देखते हैं। एक टॉपिक का नाम है एनटीपी, इसी का कई बुक्स में नाम लिखा होगा एसटीपी। ये वर्ड जरा देखते हैं पहले क्या इसका, पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ये लिखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कई बुक्स में बीच में एक छोटा सा एंड भी लगाया होगा, तो एक ही बात ऐसी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ। ये दोनों जरा देखो, ये लाइन क्या होता है, ये दोनों सेम, मैं इधर समझाता हूँ क्या है। मान लेते हैं कि CIS स्कूल में, कैम्ब्रिज स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चे का नाम एक्स है और एक बच्चे का नाम दीपक है। ये ले लेते हैं, इसी का नाम ले लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। और स्कूल वालों ने एक पैरामीटर बनाया कि जो यूनिफॉर्म में आएगा, तो मान लेते हैं दीपक यूनिफॉर्म में आता है, ये नहीं आता है। स्कूल वालों ने पैरामीटर बनाया जो अच्छे से टाइम से फी पे करता हो, ये करता होगा, ये नहीं करता होगा। स्कूल वालों ने पैरामीटर बनाया होगा जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता होगा, ये लाता होगा, ये नहीं लाता होगा। तो जो दीपक नाम का स्टूडेंट होगा वो स्कूल के लिए जो होगा आइडियल बिहेवियर होगा। कैसे करेगा, ये आइडियल स्टूडेंट होगा क्योंकि स्कूल की सारी बात मानता होगा, टीचर का होमवर्क करके लाता होगा। एक्स नाम का बच्चा जो है नॉन आइडियल है, मतलब बात नहीं मानता है। वैसे तो मैं बताऊं इस दुनिया में, मतलब पूरे यूनिवर्स में आइडियल कुछ होता ही नहीं है। आप भी जानते हैं, आप कितने आइडियल हैं अपने बारे में सबको पता है, मैं कितना आइडियल हूँ मुझे अपने बारे में पता है। इस दुनिया में आइडियल नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सबका सब नॉन आइडियल है। लेकिन आइडियल सबको बनाना पड़ता है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि हम बनना चाहते हैं, इसीलिए आइडियल वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया। आइडियल वर्ड एक इमेजनरी है, कैसा है कि इमेजनरी है, सब कुछ नॉन आइडियल है। और इजी वर्ड में बोलूं तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव के जाएंगे, जैसे बुआ के घर या मौसी के घर या मामू के घर, किसी के घर जाते हैं आप, तो आप अगर वहां पे गए, अपनी मदर फादर के साथ गए, और आपकी बुआ जो है अपनी बिटिया का या अपने बेटे का आपकी माँ के आगे ब्रांडिंग करने लगे कि हमारा बेटा तो टाइम से उठता है, अच्छे से पढ़ता है, ये रिजल्ट लाता है, मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करता है,
इतना सिंपल है। इतनी ब्रांडिंग करेंगे कि आपके माँ बाप को लगने लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है खराब प्रोडक्ट है, वो ऑड फील करने लगेंगे। तो हम बोलेंगे जो माँ बाप अपने बच्चे को खराब मान रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चा जो खराब फील कर रहा है वो नॉन आइडियल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बच्चा खराब फील कर रहा है उसको भी अच्छे से पता है कि इसकी बुआ का लड़का या बुआ की बिटिया या मौसी के बेटा बेटी जो भी है वो भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस उसके आगे आके वो हीरो बन रहे हैं। तो नॉन आइडियल इस दुनिया में सब कुछ एग्जिस्टेंस है, आइडियल का एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कड़े शब्दों में ये समझ लें। आइडियल का मतलब होता है जो सारी बात मानता हो। इसी तरीके से आइडियल गैसेस एक होता है, जरा प्लीज यहाँ देखें, तब हम गैसेस पे आ जाए। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसका नाम है आइडियल गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल गैस। और एक गैस होता है जिसका नाम है नॉन आइडियल गैस। ये रफ है, आप पहले देखते चलो। नॉन आइडियल जो मैंने बताया कि इसका रियल है यानी एग्जिस्टेंस है, ये रियल गैस है। और आइडियल मैंने आपको बताया इमेजनरी बातें हैं, ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आइडियल का मतलब हमने भी बताया कि आइडियल वो लड़का या लड़की जो घर की सारी बात मानता हो। इसी तरीके से कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एसटीपी को मानती हैं। एसटीपी क्या होता है मैं बताऊंगा। कुछ गैसेस जो एसटीपी को मानती हैं तो हम बोलेंगे कि वो गैसेस आइडियल गैस है। आइडियल बच्चे की क्या डेफिनेशन थी, जो घर की सारी बात मानता हो, टीचर की सारी बात मानता हो, नशा ना करता हो, टाइम से स्कूल आता हो, रोड पे तेज बुलेट ना दौड़ाता हो, फटे हुए जीन्स ना पहनता हो, समझ रहे हो ना, ये सब जो फीचर्स हैं वो वही अपने घर पे रखता हो, दिमाग में चलाता हो, सामने ना निकालता, तो बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट। उसी तरीके से गैसेस जो एसटीपी को मानेंगे उसे हम बोलेंगे आइडियल गैस है। जो गैस एसटीपी को या एनटीपी के फीचर्स को डेवलप नहीं करेगा या नहीं कंसिडर करेगा हम बोलेंगे वो रियल गैस है। तो एसटीपी जरा देखो क्या है। एसटीपी का मतलब कभी भी अगर बुक्स में 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ होगा या 273 केल्विन लिखा होगा तो हम बोलेंगे एसटीपी है। एसटीपी का क्या मतलब है कि एसटीपी पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है अपनी मर्जी से 0 डिग्री सेल्सियस आपको लेके चलना है या 273 केल्विन लेके चलना है। और प्रेशर की वैल्यू आपको 1 एटीएम लेना है। प्रेशर की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 एटीएम लेना है। चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कितने डिग्री पे बर्फ जम पा रहा होगा या कितने डिग्री पे जो होगा हम देखेंगे। प्रेशर का क्या रोल होगा, प्रेशर 1 एटीएम मतलब क्या होता है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि थर्मामीटर के अंदर प्रेशर कैसे कंसिडर करते होंगे। या ये भी बताऊंगा आपको कि इंडिया में स्नोफॉल क्यों नहीं होता है। मतलब आपने देखा होगा कनाडा वगैरह में ऐसे आप देखेंगे तो स्नोफॉल बहुत फास्ट होता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल नहीं है। क्या आप जानते हैं यहाँ पे सनलाइट अच्छे से आती है जबकि कनाडा वगैरह में सनलाइट के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, या अमेरिका में भी ऐसे ही कम रहता है। तो मैं वो भी रीजन आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। हालांकि वो कोर्स में हमारे नहीं है लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाने के लिए बीच बीच में वैसे वर्ड मेरे को बोलना पड़ेगा। तो एसटीपी के लिए आपको केवल लिखना है T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन और P इक्वल टू 1 एटीएम, ये आपको लिखना है। और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख लेना है इसके बाद तुरंत, ये कॉपी करके जल्दी से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इफ टू गैसेस have same moles have same moles have same moles at STP STP हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है at STP, then their volume will be then their volume will also be same then their volume will also be same. True or false? True or false? True or false? कोई बताएगा? सर ट्रू। गुरुचरण क्या होगा? सर ट्रू। हाँ ट्रू आंसर है। कैसे पता चला? ऊपर हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लिखा है, उसको पढ़ेंगे तो ट्रू दिखाई देगा। नेक्स्ट हेडिंग जरा सा देखें यहाँ। एनसीईआरटी का अगला हमारा इसी में एक और थ्योरी है जिसका नाम है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ लिखा हुआ है जिसको आज से हम लोग बोला करेंगे डैट, DAT, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में जरा सब थोड़ा समझ लेते हैं, तब तक शायद हमारे हिसाब से लग रहा है टाइम ही हो जाएगा। बस समझ लो एक बार थोड़ा सा। जरा प्लीज यहाँ देखें, मैं क्लास 9-10 से टॉपिक को जोड़ के समझाऊंगा, आपको क्लियर होगा। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऐसा है, जरा ध्यान सुने, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई डॉट अगर आपने बना दिया और आपने बोला ये सल्फर है, जरा ध्यान सुनो, ये सल्फर है, इसका मतलब ये जो डॉट होगा 100% सल्फर होगा। आप इसको कितने भी पार्ट में ब्रेक करोगे
इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा वो भी कैसा होगा, सल्फर ही होगा, यानी एलिमेंट जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। इस तरीके हम मान के चलेंगे। फिर एलिमेंट जरा यहाँ देखिए, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, जब एलिमेंट कहीं कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो कंबाइन होंगे तो दो कंडीशन होगा, एक कंपाउंड भी बना सकता है और एक मिक्सचर बना सकता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, अगर रेशियो में बनाता है यानी रेशियो फिक्स होगा तो हम बोलेंगे कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल H2O रेशियो है 2:1। मिक्सचर का मतलब नॉन रेशियो, जिसमें रेशियो फिक्स ना हो, नो फिक्स रेशियो। घर में सैटरडे के दिन जो माँ बाप रहते हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, ठीक है, जब हॉस्टल में जब जाएंगे आप बीटेक वीटेक करने किसी हॉस्टल में जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपके माँ बाप कितने भी रिच हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। और जब हॉस्टल में आप रहेंगे तो जो सैटरडे आता है बच्चों के पास, तो पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं। घर वाले लिमिटेड सोर्स प्रोवाइड करते हैं, 10,000 15,000 देंगे, इससे ज्यादा तो देंगे नहीं। तो पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सैटरडे के दिन जो भी बचा हुआ रह जाता है, जैसे चावल मटर वटर जो भी चीजें हैं, सब आइटम एक ही में डालते हैं और उसे बना देते हैं। और जो बन जाता है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर बन गया। मिक्सचर क्या है, बेसिकली इसका कोई रेशियो नहीं है। कंपाउंड क्या है, जिसका कोई ना कोई रेशियो है। अब जब कहीं कंपाउंड बना होगा, थोड़ा यहाँ देखते हैं, जब कहीं कंपाउंड बना होगा तो इसमें दो वर्ड आए होंगे, एक वर्ड का नाम है एटम्स और एक नाम है मॉलिक्यूल। इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। एटम के बारे में मैंने बोला है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, या एटम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कुछ भी बोल सकते हैं पार्टिकल। जैसे देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे देखिए सोडियम मैग्नीशियम, ये सब कैसे हैं, एटम है। ये भी एटम है लेकिन इसका एग्जिस्टेंस O2 में रहता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि O का एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी एलिमेंट का जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं। इनका ऊपर वालों का फ्री एग्जिस्टेंस है। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब जरा बताता हूँ क्या है। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब है कि किताब में कहीं भी अगर हम पढ़ते हैं तो सोडियम इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा, मैग्नीशियम इस तरीके से लिखा हुआ देगा, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं देता। हमेशा ऑक्सीजन ऐसा हुआ, नाइट्रोजन ऐसा हुआ, ऐसा नाइट्रोजन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो क्या करते हैं, जरा यहाँ देखो, जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। या तो ये अपनी ही खानदान से या अपनी फैमिली से मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेगा, या ये दूसरे के खानदान से कंबाइन करके कुछ और बना लेगा। तो ये लोग क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। अगर दो सेम एटम मिलकर बनाएंगे तो बोलेंगे सिमिलर मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मिलकर बनाएंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल है। इसके बाद जब एटम के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा और देखो, तो हमारी टॉपिक का नाम ही था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमारे टॉपिक का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट हुए, जैसे मेंडलीव या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, वो मानते थे कि एटम को, जरा यहाँ देखो, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी डिवाइडेड का मतलब है कैन नॉट बी, इसको ब्रेक, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मैं ऐसे केवल लिखूंगा डिवाइड, छोटे वर्ड में लिखूंगा, और इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। सिंपल सा वर्ड यही है कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में हम न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं बहुत सारे। आपको अगर जियोग्राफी हिस्ट्री और आईआर वगैरह पता नहीं पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, जूनियर क्लास में अगर पढ़ाया होगा तो उन्होंने सीटी वीटी एक टॉपिक पढ़ाया होगा, या इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ाया होगा। इस तरीके से INP इसको बोलते हैं। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि अगर कोई कंट्री इंडिया पर अटैक करती है, भारतीय लोग इतने बेवकूफ इसी देश में रहते हैं और इसी को गाली देते रहते हैं। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, अगर किसी कंट्री ने भारत पर अटैक गलती से भी कर दिया, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका या किसी कंट्री ने कर दिया, तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में मेंशन कर रखा है कि उसके तुरंत बाद उसने मान लेते हैं 2 ग्राम भी अगर न्यूक्लियर गिराया होगा यहाँ पे, तो उस कंट्री को हम टोटल डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसा करेंगे, टोटल डिस्ट्रॉय करेंगे। उस कंट्री पे जितने लोग होंगे पूरा का पूरा उनको साफ करेंगे। ये इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है। जो भी एनीवे, तो हम न्यूक्लियर वीपन्स कैसे बने होंगे, ये सब एटम्स को कुछ पार्टिकल ले होकर बना होगा, उस पार्टिकल को जरा हम देखेंगे। अब जरा प्लीज यहाँ इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स को भी क्लासिफाई किया जा सकता है। यानी एटम जो होगा ये ब्रेक करता है, और ये ब्रेक करने के बाद ये बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल बनता है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये 2 पार्ट में ब्रेक करता है। एटम ब्रेक करता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, और ये भी 2 पार्ट में ब्रेक करता है। फर्स्ट पार्ट का नाम, जय गुरुचरण। सर आपने कहा कि कंट्री वो पॉलिसी करती है, अगर कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर थोड़ा भी न्यूक्लियर मतलब अटैक कर देती है, जैसे थोड़ा भी न्यूक्लियर हाँ गिर हाँ, जाएगा तो हम पूरा ही डाल सकते हैं। हर कंट्री की अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी होती है, जिसमें भारत सरकार की पॉलिसी है कि अगर आपने हमारे ऊपर थोड़ा भी न्यूक्लियर
वीपन अपना रखा तो हम टोटली डिस्ट्रॉय रखेंगे। इसीलिए आपको हमेशा याद होगा कि पाकिस्तान जो है थ्रेट करता है इंडिया को, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है और उसकी हिम्मत नहीं। आप निश्चिंत रहें और यहाँ आ जाए। ठीक है, अब देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल दो तरीके से होता है। एक का नाम है स्टेबल पार्टिकल। जरा प्लीज यहाँ देखना सभी बच्चों को। पहले हमने बोला कि एटम्स को ब्रेक किया नहीं जा सकता है, अब मैं बोल रहा हूँ एटम्स को ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट का नाम है स्टेबल पार्टिकल और दूसरे पार्ट का नाम है नॉन स्टेबल, या बुक्स में लिखा होगा अनस्टेबल, या बुक्स में लिखा होगा अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इनका नाम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल पार्टिकल है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन नाम हमने थोड़ा सुन रखा है। दूसरे का नाम प्रोटॉन है और थर्ड का नाम न्यूट्रॉन। थर्ड का नाम न्यूट्रॉन है। अगर नॉन स्टेबल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो जैसे ये पॉजिट्रॉन एक लिखा हुआ है, जरा यहाँ देखो प्लीज, पॉजिट्रॉन। एक लिखा हुआ है यहाँ पे मेसॉन, एक लिखा हुआ है मेसॉन प्लस। इसी तरीके से एक लिखा हुआ है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो नॉन स्टेबल पार्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं सबों को मिला के न्यूक्लियर वीपन्स बनता है। आप एक घर पे फिल्म देखना, एक फिल्म आपको देखना है जी.आई. जो, ऐसी स्पेलिंग होता होगा ये इस तरीके से, जी.आई. जो एक फिल्म देख लेना हॉलीवुड की। ठीक है, बीच बीच में मैं फिल्मों के बारे में बताता रहता हूँ बच्चों को। अच्छा, मैंने इनमें से एक भी फिल्म देखी नहीं है। हमारे घर पे एक छोटा भाई हमारा, वो सब देखता है, वो बताता है कि इसमें ये स्टोरी थी, तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ ये देखना है। एक फिल्म देखना है जी.आई. जो, कहीं मिल जाएगा तो देख लेना कभी। इसमें होता क्या है कि न्यूट्रिनो का यूज करता है। न्यूट्रिनो से क्या होता है कि वो जो एक हमारा आईफिल टावर है, उस पर थोड़ा सा न्यूट्रिनो गिराता है और वो पूरा का पूरा 5 मिनट में कचड़ा होके जमीन पे दिखाई देता है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हम बनाते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, मेसॉन प्लस न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हम बनाते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, रहने देते हैं। कमिंग क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कल लिखेंगे और इसके डिफेक्ट भी लिखेंगे कि डाल्टन्स के क्या डिफेक्ट हैं। फिर हम लोग वापस एनसीईआरटी का ये टॉपिक पूरा हमारा कवर हो जाएगा, तो फिर हम लोग धीरे धीरे टॉपिक लेकर आएंगे एनसीईआरटी से बाहर, जैसे डेंसिटी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, और धीरे धीरे कोर्स को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।